आज के जमाने में इंसान किसी भी सूरत में अपने आप को मुकम्मल नहीं देखता, क्योंकि शायद सांसारिक सुखों ने उसे अंधा कर दिया है और एक ही छत के नीचे साथ दिखने वाले परिवार मीलों के दायरे पर रहते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल अनजान बनकर। और तब घरेलू उत्पीड़न जैसी घटनाएं घटती हैं। देखा गया है कि घरेलू हिंसा कई बार सिर्फ देखने में घरेलू होती है, लेकिन इसकी जड़ें कहीं गहरी होती हैं। पुलिस के लिए भी ऐसे मामलों पर कार्रवाई करना बहुत मुश्किल होता है, जहां आंखें कुछ देखती हैं पर सच शायद कुछ और होता है। आजी, आजी, सब वो मेरे पोते की बीवी है ना नंदा, वो मुझे मारना चाहती है। वो मुझे हमेशा तंग करती है। आज उसने मेरा हाथ भी काट दिया। आजी, आया और आवाज काय करतेस? काय करतेस ना? छोड़ मुझे, छोड़ मुझे, काय करते? छोड़। आपके पोते की बीवी आपको क्यों मारना चाहती है? पता नहीं, लेकिन वो मुझे मारना चाहती है। उसने मेरा जीना ही हराम कर दिया है। ये देखिए, ये नाखून के खरोच है ना, वो भी उसी के हैं। आपकी फैमिली को नहीं पता कि आपके पोते की बीवी आपको परेशान करती है? आई, मिस्टर प्रधान, आपकी मां ने आपकी बहू के खिलाफ हमें पुलिस कंप्लेंट लिखवाई है। इनका कहना है कि इन्हें अपनी बहू नंदा प्रधान से उनकी जान का खतरा है। क्या हम उससे बातचीत कर सकते हैं? सर, मुझे नहीं पता आजी मुझ पे ऐसे इल्जाम क्यों लगा रही है। मैं तो उनका बहुत ख्याल रखती हूँ। उनके साथ इतनी गंदी हरकत करने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती। ये देखिए, उनकी कलाई कटी हुई है। मैंने नहीं काटी। तो फिर किसने काटी? वो आज सुबह जब मैं आरती लेकर आजी के कमरे में पहुंची तो आजी, लीजिए आरती ले लीजिए। अब तो बच के दिखा। इस वक्त आजी, तेरे मेरे अलावा घर में कोई नहीं होता है। इसका इल्जाम भी तेरे सर पे आएगा। देख, झूठ बोल रही है। तू मत हाथ का प्लस, ये मेरे जान के पीछे पड़ी है। क्यों झूठ बोलती है? आप शांत हो जाइए। आप इन्हें अंदर लेके जाइए। क्या समझती क्या है आपको? तुम शांत बसा। तो आपको लगता है कि हम आपकी बात पर विश्वास कर लेंगे? मैं जानती हूँ आप मेरा विश्वास नहीं करोगे, पर ये सच है। उन्होंने मेरे सामने ही। तो फिर ये भी बता दीजिए कि वो अपनी कलाई खुद क्यों काटेंगी? ये मैं कैसे बता सकती हूँ? ये तो आजी ही बता सकती है, या फिर आई बाबा, कि वो अपने आप को इतनी चोट क्यों पहुंचा रही है। जिस चाकू से इनकी कलाई कटी, वो चाकू कहाँ है? वो तो मैंने उनसे छीनकर कमरे के बाहर रख दिया था। वो चाकू बरामद करो, फॉरेंसिक लैब में भेजो। चाहने जैसी कोई बात नहीं है सर। आई की उम्र हो गई है, ऐसी उम्र में तो इंसान का दिमाग थोड़ा हिल ही जाता है। सर, आई शुरू से ही जिद्दी स्वभाव की है। आपके कहने का मतलब है कि आपकी बहू नंदा ने कुछ नहीं किया? सर, नंदा बहुत अच्छी लड़की है सर। वो आई को तो क्या किसी को भी परेशान नहीं कर सकती। सर, ये आई कोई मनगढ़ंत बातें बनाने की आदत हो गई है। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि मनोरमा जी का ये कहना कि उनकी बहू उनकी जान लेना चाहती है, उनकी बात बनाने का हिस्सा है, पर वो ऐसी बात बनाएंगी क्यों? सासूबाई को तो पहले से ही नंदा पसंद नहीं थी। पसंद नहीं थी मतलब सासूबाई ने मेरे बेटे प्रणव की शादी किसी और लड़की से तय की थी, लेकिन
मेरे बेटे को प्रणव को नंदा पसंद आई तो हमने उसकी शादी नंदा से करवा दी। मॅडम, नंदा बहुत ही सीधी साधी लड़की है, ती असं काहीच करू शकत नाही। मतलब हाथ काटना तो दूर की बात है, वो किसी से ऐसे ऊंची आवाज में बात भी नहीं करेगी। बेचारी नंदा वहिनी उनकी कितनी सेवा करती हैं। सुबह पूजा के फूल से लेकर रात में दूध देने तक सारे काम अपने हाथ से करती हैं। कभी पलट के जवाब भी नहीं देती। पता नहीं आज ही को क्या हो गया है। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये आप लोगों के सामने दिखाने का रूप हो, वो अकेले में उन्हें परेशान करती हो। पर नंदा ऐसा क्यों करेगी सर? वो अच्छे घर की संस्कारी लड़की है सर। उसकी शादी उसकी मर्जी से हुई, इस घर में उसे कोई तकलीफ भी नहीं है, खुश है वो। फिर वो आजी आजी आई का मजा आजी आजी आज आपको दूध नहीं पीना है मत पियो, लेकिन उसको नीचे डाल दो। आई का मजा फेंका दो। आजी तू बाहर निकल। मुझे मालूम है तुम सब लोग इसके साथ हो, इसके लिए इसका साथ दे रहे हो। ये मुझे मारना चाहती है, लेकिन मैं नहीं मरूंगी, मैं मरना नहीं चाहती। चल निकाल 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 दे, शांत बाहर निकाल। अब शांत बाहर निकाल इसको, मैं इसको मार डालूंगी, मैं मार डालूंगी इसको। मैं मरना नहीं चाहती, मैं मरना नहीं चाहती। शांत हुआ भाई, शांत हुआ, शांत हुआ। देखा सर आपने, ये आज की बात नहीं है सर, ये हम कई दिनों से भुगत रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि आई की बढ़ती हुई उम्र का असर उनके दिमाग पर भी हो रहा है। अहो, शांत झालत ते आता। देखिए, अगर ये मामला दिमागी संतुलन बिगड़ने का है तो इन्हें एक अच्छे साइकेट्रिस्ट को दिखाइए, और अगर ये मामला डोमेस्टिक वायलेंस का है और आप फैमिली मेंबर्स में से कोई इसमें इन्वॉल्व है तो हमें कार्रवाई करनी होगी। चलो। सर, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स। सर, रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस चाकू से मनोरमा जी की कलाई कटी थी उस पर घर के सभी औरतों के उंगलियों के निशान हैं। सर, मुझे लगता है मनोरमा जी को हमारे नहीं किसी साइकाइट्रिस्ट की जरूरत है। हमारे सामने उन्होंने अपने बहू पर कैंची तान दी। इससे तो यही लगता है कि बढ़ती उम्र की वजह से उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। माने चाकू से वार हुआ है, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस बनता है। ये कुछ तो है ये प्रधान फैमिली जो हमसे छुपा रही है। मैडम, नंदा बहुत अच्छी लड़की है, ऐसी बहू भगवान किस्मत वालों को ही देता है। मैडम, ती म्हातारे एक नंबरची खड़ूस बाई है। एक बार मेरे घर पे चीनी खत्म हो गई तो मैं इसके घर पे मांगने चली गई। वो मुझसे ऐसे बर्ताव करने लगी कि मैं उसके घर पे कोई चोरी करने आई हूँ। मैडम, नंदा बहुत गुनी लड़की थी, पता नहीं उन कमीनों के पास कैसी पहुंच गई। सर, हमने प्रधान फैमिली के पड़ोसियों से पूछताछ की। सबका यही कहना है कि नंदा बहुत ही नेक इंसान है, जबकि मनोरमा जी उम्र की वजह से सठिया गई है। वो सभी से झगड़ा करती रहती है, सब पे शक करती है। इसका मतलब प्रधान परिवार शायद सच बोल रहा है। हो सकता है ये उनका अंदर का आपसी मामला हो, लेकिन हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी क्योंकि ये मामला आगे चल के संगीन हो सकता है। मुंबई के माहिम में रहने वाले प्रधान परिवार की बुजुर्गवार मनोरमा प्रधान ने अपनी ही नात बहू नंदा के खिलाफ जान का खतरा होने की शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन पूछताछ में कुछ और ही निकल कर आया। क्या वाकई इस बुजुर्ग महिला ने अपनी नात बहू को फंसाने के लिए खुद पर वार किया था? क्या वाकई ये हादसा घरेलू अनबन या फिर मानसिक असंतुलन की देन था, या फिर इसके गर्भ में कई और गुनाह पल रहे थे? तुम्हें एकदा बोलूं बघा, इतना बड़ा घर है, इतने सारे पैसे हैं, मरते वक्त क्या आपने छाती पे लेके जाने वाली है क्या? वैसे भी बाद में सब आप ही का होने वाला है ना। अब जब आप मुसीबत में हो तो मांगने में हर्ज क्या है? एक बार बात तो कर लो। वो देती है क्या पैसे? थोड़ा ठंडा दिमाग रखिए और ठीक से बात कीजिए। चलो। हाँ हाँ आती हूँ। आई, तुमसे कुछ बात करनी है। पैसा छोड़ के जो बोलना है बोल, मैं तुमको 1 रुपया भी नहीं दूंगी। क्या हुआ? इधर क्यों खड़ी है? कुछ नहीं, वो आई बाबा से बात करने आई थी। आई बाबा अपने कमरे में नहीं है, आजी के कमरे में गए हैं। एक नंबर के स्वार्थी हो तुम।
इसीलिए पुलिस के सामने वो नंदा का साथ दिया तुम लोगों ने। तुम लोग मेरी बात सुनते नहीं हो। नंदा मेरे जान के पीछे पड़ी है, वो मेरी जान लेना चाहती है। अगर चाहने से ही सब कुछ हो जाता ना आई, तो अभी तक तो क्या अभी तक क्या? तू क्या डरा रहा है मुझे? तुमने एक नंबर के निकम्मे हो। तेरे जैसी औलाद ना भगवान किसी दुश्मन को भी ना देना तो चलता है। निकल मेरे कमरे से, निकल। निकल मेरे कमरे से, निकल। तो 3 दिन में पैसों का इंतजाम करना ही पड़ेगा। 2-3 दिवसात कैसे होगा सब? करना तो पड़ेगा ही ना, कोई और चारा है क्या हमारे पास? मैंने कुछ सोचा है, तुम आओ मेरे साथ। तेरा माल कब से लाके रखा हूँ, कभी उठाएगा तू? बस 1-2 दिन और रुक जाऊँ। हाँ, आखिरी 2 दिन देता हूँ तेरे को, समझा ना? आके 2 दिन बाद लेके जा। अबे मंगाया हुआ माल मेरे गले डाला ना, तू देखना मैं तेरा कैसे गला काटता हूँ। मनोरमा प्रधान की शिकायत में कितनी सच्चाई थी ये कहना मुश्किल था, लेकिन एक बात तो तय थी कि इस घर में सभी आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे या किसी न किसी वजह से उन्हें पैसों की सख्त जरूरत थी। कारण कितने नैतिक या अनैतिक थे ये कहा नहीं जा सकता था। किस कारण मुग्धा अपने ही घर में चोरी कर रही थी? मनीष को पैसों की जरूरत किस लिए थी? इंतजाम करने का कौन सा तरीका ढूंढ लिया था सुरेश ने? समस्या सारी पैसों से जुड़ी हुई थी और पैसा सिर्फ आजी के पास था। पुलिस मामा, पुलिस तुम साहब किधर है? साहब मावशी काय झालं? वो मेरे पोते के बीवी ने मेरे को कितना मारा है, यहाँ काट डाला। मुझे साहब को घर लेके जाना है। पुलिस तुम्ही काळजी करू नका। साहब को किधर है? साहब मैंने आपको बताया था, वो मेरे जान के पीछे पड़ी है। इस बार मेरा सर भी फोड़ा है। नंदा थोड़ी चटनी लेके आ, ऐसे नहीं मानेगी। क्या हुआ? अरे थोड़ी चटनी लेके आ। नहीं है चटनी, खत्म हो गई है। खत्म हो गई? कैसे? अरे चल मैं लेके आती हूँ, तू सुनेगी नहीं। हाँ? फिर वो मुझे मार डालेगी। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। नहीं। आप घबराइए मत, आपकी कंप्लेंट हमने दर्ज कर ली है। जैसे ही कुछ पता चलता है आपको इन्फॉर्म करेंगे। आप अभी घर जाइए। नहीं, मैं घर नहीं जाने वाले। वो मुझे मार डालेगी। आप मेरे साथ चल के उसको पकड़िए, तब तक मैं यहाँ से नहीं हिलूंगी। मैं यही बैठी रहूंगी, मैं नहीं जाऊंगी। नंदा अभी नहीं बचेगी तू। साहब इसको पकड़ लो। इसने मेरा सर फोड़ा है, ये मेरी जान लेना चाहती है। इसको छोड़ना नहीं, इसने मुझे तंग किया है। आप प्लीज 2 मिनट शांत रहेंगे? सासूबाई काय चालवले हे? तुम्ही पुन्हा आखिर प्रॉब्लेम क्या है आपको? अरे मुझे क्यों पूछ रही है? इसने मेरा सर फोड़ा, इसको पूछ। ये मेरी जान लेना चाहती है, सर फोड़ा इसने मेरा। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? अरे क्यों मारेगी वो तुम्हें, और क्या मिल जाएगा उसे तुम्हें मारकर? अरे मुझे क्यों पूछ रहा है? तिला विचारना। शोर मत मचाइए, चुप हो जाइए। आप बताइए, इनके सिर पे चोट कैसे लगी? सर, आजी के कमरे में मैं नाश्ता लेकर गई थी। मेरे लिए चटनी लेके आ। आजी चटनी तो खत्म हो गई। खत्म हो गई है? उस दिन तो बची थी ना, तो आज नहीं बचेगी। खत्म हो गई मतलब? साहब ये झूठ बोल रही है। इसने मेरा सर फोड़ा है। सासूबाई बात झालं होता, बात झालं। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आप इनकी बातों में मत आइए। ये पहले से ही ऐसी है। जब मैं शादी करके इस घर में आई थी ना, तो इन्होंने मेरा जीना भी हराम कर दिया था, जैसे आज मेरी बहू का कर रही है। कालिंदी अगं कशाला खोटा बोलते हैं? परमेश्वराची तरी साक्ष ठेव ना। सब मैं बताती हूँ, इन सबकी नजर ना मेरे पैसों पे है। इसके लिए ये सब मुझे मार देना चाहते हैं। मतलब मैंने पैसे देने के लिए मना किया ना, इनकार किया, इसके लिए ये सब लोग मेरे को मारना चाहते हैं। सर ये सच है कि ये घर आई के नाम पर है, पैसा भी है उनके पास, पर सर हमें उनके पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा छोटा बिजनेस है मगर बहुत अच्छा चलता है। बड़ा बेटा है जो अच्छा खासा कमाता है, पैसे की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है सर। सासूबाई को तो आदत ही है बातें बनाने की। 25 साल हो गए मेरी शादी को, इतने सालों में 1 रुपया कभी दिया नहीं उन्होंने मुझे। और रही बात नंदा की, वो तो मेरी बहू है, उसे कुछ भी प्रॉब्लम होती तो वो मुझे परेशान करती ना। उनका कहना है जब घर पर कोई नहीं होता तब आप उन्हें परेशान करती है, और इसलिए आज तक किसी ने कुछ नहीं देखा। मैडम कोई क्या देखेगा जब ऐसे कुछ हुआ ही नहीं है। मैडम आजी बेमतलब नंदा से दुश्मनी निकाल रही है।
उनके हिसाब से तो घर का हर इंसान उनके पैसों के पीछे पड़ा है। सर, हमने प्रधान फैमिली के पड़ोसियों से दोबारा से पूछताछ की। सबका यही कहना है कि वो शरीफ लोग हैं और नंदा बहुत ही अच्छी बहू है, जबकि मनोरमा जी एक अड़ियल और जिद्दी औरत है। सो मुझे लगता है ये सब शायद मनोरमा जी के दिमाग की उपज है। उनका दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। मनोरमा जी अगर जिद्दी और अड़ियल औरत हैं भी, तो भी ये बात हजम नहीं होती कि इस उम्र में कोई औरत इस हद तक अपने आप को चोट और दर्द पहुंचा सकती है सिर्फ दूसरे को गलत साबित करने के लिए। नहीं माने, ये केस उतना सरल नहीं है जितना हम इसे समझ रहे हैं। 24, 25, 1027। गणपति बप्पा, इस बार मेरी बीछी लगवा दो। मोदक चढ़ाने आऊंगी और कुछ भी करके इस मुसीबत से बाहर निकालो अभी। हेलो, हाँ मैं कल तुम्हारे पैसे दे दूंगी। हेलो, कहाँ हो तुम? मैं मार्केट में आई हूँ। अजी, हाँ? आपका ही अभिषेक करवाना है ना आज? तू क्या पूछ रहा है? इसीलिए क्योंकि पंडित जी ने आपको ऑफिस बुलाया है। वो अभिषेक के लिए गोत्र लिखवाना पड़ेगा ना। हाँ 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 हाँ, ठीक है, ले जाओ। चोर 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 चोर, अरे छोड़ो ना, चोर चोर। हाँ, मनीष जी, मेरे लिए पानी लेके आया। करता हूँ, बैठिए। हाय आएगा। ये लीजिए। कैसी रही आपकी पूजा? अरे मैंने उसी वक्त तेरे को पहचाना था। तूने अपना मुंह तो ढका था, लेकिन हाथ की ये चेन है ना, और पैरों के जूते ढकना भूल गया था, समझे? जा पैसे लेके आ। आप ना आज ही अपना दिमाग का इलाज करवाओ प्लीज। कभी वाहिनी की कंप्लेन कर देती हो और अब मुझे चोर कह रही हो। क्या दिक्कत क्या है आज? देख, तू मेरे पैसे और पर्स मुझे वापस कर दे, वरना मैं इलाज करना जानती हूँ। आजी लेकिन जा, मेरे पैसे और पर्स मुझे वापस चाहिए, वो भी मेरे कमरे में लेके आ। कुठे गेलेत सगळे काय? नंदा, नंदा कहाँ गई? चलो पिक्चर, मजा मजा।
अब आई के पास जाने तो कम से कम क्या रोकने क्या हो जाएगा। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, हमें अपना काम करने दीजिए। सर, घर में इस्तेमाल होने वाले चाकू से इनका कत्ल किया गया है। इनकी बहू कालिंदी ने सबसे पहले डेड बॉडी को देखा और हमें इन्फॉर्म किया। और सर, कत्ल के वक्त घर पे कोई मौजूद नहीं था। मतलब कातिल या तो कोई बाहर वाला था जिसे ये जानती थी, या कोई घर वाला है जो अपनी चाबी से घर में घुसा, या फिर कोई घर में पहले से ही मौजूद था। तीनों पॉसिबिलिटीज है सर, क्योंकि घर में ना ही कोई फोर्स एंट्री के निशान मिले हैं और ना ही डेड बॉडी पे कोई बचाव के निशान मिले हैं। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और घर की अच्छी तरह से तलाशी लो। राइट सर। सबसे पहले डेड बॉडी को आपने देखा था? जी सर, मैंने अपने चाबी से दरवाजा खोला, अंदर आई और देखा तो फ्लोर पर। मतलब आप कहीं बाहर थी, घर पर नहीं थी? जी सर, सोसाइटी की लेडीज के साथ मैं एक भिशी का ग्रुप चलाती हूँ। आज उसका ड्रॉ था, इसलिए वहाँ गई थी। और सासूबाई भी अभिषेक करवाने मंदिर जाने वाली थी। आज सुबह ही मैं प्रणव के साथ चली गई थी। मैंने आजी से पूछा भी था कि वो हमारे साथ मंदिर चलेंगी, हम उन्हें छोड़ देंगे, पर उल्टा वो मुझ पे ही चिल्ला दी। बस उसके बाद मैं और प्रणव मार्केट चले गए। फिर मैंने प्रणव को ऑफिस छोड़ा और मैं स्टार मॉल चली गई। आई का फ़ोन आया, तब पता चला कि आजी के साथ ये सब हुआ। प्रणव को किसने इन्फॉर्म किया था? सर, नंदा ने जब मुझे फ़ोन किया तब मैं ऑफिस में था। उसके जस्ट आधे घंटे पहले ही उसने मुझे ऑफिस में ड्रॉप किया था। फिर अचानक उसका फ़ोन आया और उसने कहा कि हाजी का किसी ने खून कर दिया है। सर, मैं सीधा ऑफिस से निकल के घर आ गया सर। मैडम, जब कालिंदी का फोन आया और उसने ये खबर सुनाई तब मैं ऑफिस में था। मैं कॉलेज में थी। मैं अपनी क्लास में था। मनोरमा की मौत हो चुकी थी। मनोरमा को अपना पूरा परिवार ही दुश्मन नजर आता था। उनका कहना था कि नंदा से उन्हें जान का खतरा था और बाकी परिवार उनका पैसा हड़पना चाहता था, और इसी वजह से मनोरमा का पूरा परिवार संदिग्ध था। लेकिन कातिल एक रहस्य था। पैसों की जरूरत मनीष, सुरेश, कालिंदी और मुग्धा सभी को थी। क्या वाकई मनीष ने मंदिर में मनोरमा से पैसे छीने थे? क्या सुरेश का समस्या से निदान मनोरमा का कत्ल था? क्या मुग्धा जो रोज घर में छोटी छोटी चोरियां कर रही थी, उसने मनोरमा के कत्ल से अपनी किसी जरूरत को पूरा कर लिया था? इन सारी संभावनाओं से सच बाहर आए, इसी कोशिश में पुलिस दिन रात एक कर रही थी। सर, हमने प्रधान हाउस की तलाशी ली तो पता चला कि मनोरमा जी के संदूक में 10 लाख रुपए वैसे के वैसे ही है। लेकिन सर, जैसे कि हमें पिछली इंक्वायरी में पता चला था कि प्रॉपर्टी मनोरमा जी के नाम थी, वहाँ प्रॉपर्टी के तो कोई कागजात नहीं थे। उनके वकील ने भी ये बात कंफर्म की और ये भी बताया कि फाइल में इंश्योरेंस के भी पेपर्स होने चाहिए, लेकिन वो वहाँ नहीं है। माने कहीं ऐसा तो नहीं ये काम किसी घर वाले का हो? क्योंकि प्रॉपर्टी के कागज और इंश्योरेंस के पेपर से बाहर वाले को कोई फायदा नहीं हो सकता। और अगर ये काम किसी चोर का होता तो पेपर्स की बजाय कैश चुराता। राइट सर। रिपोर्ट के मुताबिक उनकी मौत 10 से 12 बजे के बीच में हुई है और उनके बॉडी पे और भी कई सारे चोट के निशान मिले हैं, जिनमें से कई निशान काफ़ी पुराने हैं तो कई निशान अभी कुछ दिनों पहले तक के हैं। और रिपोर्ट के मुताबिक उन पर जो हमला हुआ है वो बाएं हाथ से किया गया है। फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट चेक की? यस सर। लेकिन सर, इस बार चाकू पे किसी के भी फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। माने ये खूनी अपने आप को काफी शातिर समझता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि लेफ्ट हैंड या राइट हैंड से किया गया वार भी फॉरेंसिक रिपोर्ट से पता चल जाता है। एक काम करते हैं, प्रधान फैमिली में जाकर पता करते हैं कि उनके परिवार में आखिर ये लेफ्ट हैंडेड है कौन। सर, अभी तो कुछ हाथ नहीं लगा, लेकिन जैसे कुछ पता चलता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। सर। हाँ माने, हमने पूरे प्रधान फैमिली को चेक किया। पूरे फैमिली में ऐसा एक भी मेंबर नहीं है जो अपने लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करता हो। माने हो सकता है कातिल के दिमाग में लेफ्ट हैंड से मर्डर करने का आइडिया हमें गुमराह करने के लिए आया हो। उस कातिल तक पहुंचने के हमारे पास और भी कई तरीके हैं। यस सर। सर, मुझे आपको कुछ बताना है। पुलिस इंक्वायरी में पता चला है कि परसों आपने अपनी आई का गला दबाने की कोशिश की, उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी थी। सर, वो साहू जी से मैंने कुछ पैसे लिए थे बिजनेस के लिए, जो मैं
लौटा नहीं पा रहा था, उसने अपने आदमी भेजकर पिटवाया सर मुझे। अरे क्या क्या कर रहे हो? कौन हो तुम लोग? अरे बोलो तो सही, कौन हो, क्या बात क्या है? सर उसी हालत में जब मैं घर आया तो मैंने गुस्से में बस तेरा कोई नहीं, हम सब मुग्धा अगं पाणी घेऊन ये पटकन. बाबा. अरे हे बघ ना. अरे अरे काय झालं सांगा ना लवकर. काय झालं? हे पाणी क्या हुआ बताओ ना. हम लोग बाहर खड़े थे, एक गाड़ी आई और सुरेश भाऊ को फेंक के चली गई. काय झालं? अरे अरे बड़ा काय झालं? हाँ? ये चोट कैसे लग? अब तो आई बनने का नाटक तो तू रहना ही थे, सब तेरी वजह से हुआ ये. लोग तेरे बेटे का क्या हाल कर रहे हैं, तुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता. तेरे पास लाखों रुपया है, उसमें से 1 रुपया भी मुझे देना नहीं है तेरे को. अरे पैसे के आगे अगर लोग मुझे जान से भी मार देंगे तो तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. तेरी जैसी आई होने से तो अच्छा था कि मैं अनाथ ही हो जाता. ए चुप कर, तू खुद निकम्मा है तो मैं क्या करूं? बहुत बोल रही है तू. मैंने क्या किया? इसका मतलब आपकी आई मनोरमा प्रधान सच कह रही थी. आप सबकी नजर उनके पैसे पे थी, आप लोग उनकी जान लेना चाहते थे. आप लोगों से सब्र नहीं हुआ और आपने उन्हें रास्ते से हटा दिया. नहीं सर मैं मानता हूँ कि मैं बिजनेस नहीं कर पाता, मगर रिश्ते निभाना आता है मुझे. मैं अपनी माँ को नहीं मार सकता सर, और जब ये हादसा हुआ तो मैं घर पे था भी नहीं. सर हमने पूरे घर की तलाशी ली पर रजिस्ट्रेशन के पेपर और पॉलिसी के पेपर नहीं मिले. माने प्रधान फैमिली के हर मेंबर के कॉल रिकॉर्ड्स और फोन की लास्ट लोकेशन निकलवाओ. पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि प्रधान फैमिली अभी भी हमसे कुछ ऐसा है जो छुपा रही है. और हाँ, इंश्योरेंस ऑफिस और रजिस्ट्रार के ऑफिस भी जाकर पता करो क्या किसी ने मनोरमा जी का मकान खरीदने, बेचने या नाम बदलवाने की कोशिश की है. एक बात और, प्रधान फैमिली के मुताबिक उस दिन मनोरमा जी ग्राम देवता के मंदिर अभिषेक के लिए जाने वाली थी. उस मंदिर में जाकर पूछताछ करो, हो सकता है कोई ना कोई सुराग मिले. हाँ मैडम, उन्होंने अभिषेक के लिए वक्त लिया था और वो मंदिर आई भी थी, लेकिन अभिषेक नहीं हुआ. क्यों? उस दिन मंदिर में किसी ने उनका पर्स छीन लिया, इसलिए वो वापस चली गई. अच्छा ये बताइए अभिषेक कितने पैसों का था? महाअभिषेक था ना, 30,000 का था. लेकिन एक बात बताओ मैडम, इतने पैसे चोरी होने के बावजूद भी उनके चेहरे पे कोई सिकन नहीं थी. अच्छा सुनो, प्लीज़ शाम को जल्दी घर आने की कोशिश करना. 2 दिन बाद ऑफिस जा रहा हूँ, जल्दी कैसे निकलूँ? फिर भी कोशिश करता हूँ. अच्छा अगर शाम को जल्दी घर ना आ पाओ तो प्लीज़ गाड़ी भेज देना. मुझे पंडित जी के पास जाना है, आज जी की 13वीं के बारे में बात करनी है. सर मुझे एक बात समझ नहीं आई, जो औरत पैसे के लिए इतनी बदनाम थी कि अपने इकलौते बेटे की इतनी बुरी हालत देखकर भी उसने 1 रुपया तक नहीं दिया, 30,000 के चोरी के बारे में घर पे जिक्र तक नहीं करती. नहीं उन्होंने हमारे पास कोई कंप्लेंट की. हो सकता है उसके इस चुप रहने के पीछे कोई राज छिपा हो. शायद उसने चोर की शक्ल देखी हो, उसे वो बचाना चाहती हो. आपका मतलब है वो चोर को पहले से जानती थी, मगर फिर भी सर वो ऐसा क्यों करेंगी? यही तो पता लगाना है कि उसने ऐसा किया क्यों. आप में से किसी को पता था कि मनोरमा जी के पर्स में कितने पैसे थे? जी पता था, 30,000 रुपये. वो हर 6 महीने में मंदिर में अपने लंबी आयु के लिए महाअभिषेक करवाती थी. मतलब घर में सब जानते थे कि वो 30,000 रुपए लेकर उस दिन मंदिर जाने वाली थी. हाँ, लेकिन आप कहना क्या चाहती हैं कि हम में से किसी ने? देखिए सर, हम लोग शरीफ लोग हैं, पैसों की किल्लत है, पर मैंने अपने करियर में ऐसी शराफत बहुत देखी है. आप शरीफ लोगों के बीच एक घरेलू हिंसा का मामला इस हद तक बढ़ गया कि एक बुजुर्ग महिला का खून हो गया और आप में से किसी को कुछ पता ही नहीं. खैर जो भी हो, जब तक ये केस सॉल्व ना हो जाए आप में से कोई भी इस शहर को छोड़कर जाएगा नहीं. ये मेरी पहली और आखिरी वार्निंग है. सर प्रधान फैमिली के कॉल रिकॉर्ड्स सर, सबके मोबाइल के लास्ट लोकेशन उनके बयान से मिलते हैं. और सर इसके अलावा हमें एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली है. नंदा ने शादी से एन वक्त पहले मना जरूर किया था, पर
उसके घर वालों के मनाने से वो मान गई थी। शादी से मना क्यों किया था? सर एक्चुअली शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई थी। मना करने की कोई खास वजह? कोई खास कारण तो नहीं था, बस मेरा मन नहीं था। पर जब सबने समझाया तो मैं मान गई थी, और इसके अलावा मैं कर भी क्या सकती थी। फाइनली लड़कियों को ही समझौता करना पड़ता है, और समझौते के बदले मुझे ये घर मिला जिसकी 4 दीवारी अब मेरी पूरी दुनिया है। माने प्रधान फैमिली के कॉल रिकॉर्ड से कुछ पता चला? कुछ खास नहीं सर, सिर्फ सुरेश, मनीष और मुग्धा के कॉल रिकॉर्ड्स में रेगुलर नंबर्स के अलावा कुछ नंबर पाए गए हैं। उनके डिटेल्स मंगवाए हैं, जल्दी मिल जाएंगे। और ये नंदा के कॉल रिकॉर्ड से इसे भी कुछ नहीं पता चला? कुछ नहीं सर, रेगुलर नंबर्स के अलावा सिर्फ कामवाली बाई और ड्राइवर के नंबर पे कॉल किया गया है। ये नंदा का शादी के लिए अचानक से मान जाना और फिर शादी के लिए अचानक से मना कर देना, बात कुछ समझ में नहीं आई। कहीं ऐसा तो नहीं सिक्के का कोई दूसरा पहलू भी है जिसे हम अभी तक जानते ही ना हो? एक काम करो, ये नंदा की हिस्ट्री निकालो, पता करो शादी से पहले इसका किसी के साथ कोई अफेयर था क्या? यस सर। सर, सुरेश के कॉल रिकॉर्ड्स में जो नंबर मिला था वो किसी शाहू जी नाम के आदमी का था, जिनके पास से उन्होंने 20 लाख का कर्जा लिया था, और इसी 20 लाख को चुकाने के लिए वो इंश्योरेंस ऑफिस के चक्कर काट रहे थे। लेकिन ऑफिसर का कहना था कि पॉलिसी मनोरमा प्रधान के नाम पर होने के नाते सुरेश उसे सिर्फ 2 ही सूरत पे क्लेम कर सकता था। एक, मनोरमा प्रधान की एक्सीडेंटल डेथ पर, और दूसरा पॉलिसी कंप्लीशन पर। पॉलिसी कंप्लीट होने में वक्त था, माँ के मरने के आसार नहीं थे, और तुम्हें अपना कर्जा चुकाना था। इसीलिए तुमने अपनी माँ का कत्ल किया और रजिस्ट्रेशन और पॉलिसी के पेपर्स चुरा लिए। कहाँ हैं वो पेपर्स? सर, मैं मानता हूँ कि मुझ पे 20 लाख रुपए का कर्ज है, और इसीलिए मैं आई की पॉलिसी क्लेम कर रहा था, पर मैं अपनी आई को नहीं मार सकता सर। अब ये लायक बेटा बनने का नाटक बंद करो, चुपचाप सच बोल दो, इससे पहले कि हम अपने तरीके से बुलवाएं। सर, मुझे पैसों की ज़रूरत थी कर्ज उतारने के लिए, और मैंने उसका इंतजाम ज़मीन बेचकर कर लिया था सर। वो मेरी आई थी, मानता हूँ कि थोड़ी अनबन होती थी, पर मैं उन्हें कैसे मार सकता हूँ सर? सर, मुग्धा के कॉल रिकॉर्ड्स में जो नंबर मिला है वो किसी कमर्शियल फोटोग्राफर का है। यस सर, मुग्धा मॉडल बनना चाहती है, जिसके लिए उसे पोर्टफोलियो बनवाना था, और उसी के लिए उसे 70,000 रुपयों की जरूरत थी। और मनीष के कॉल रिकॉर्ड्स में से जो नंबर मिला है वो किसी चोरी के मोबाइल बेचने वाले का नंबर है। मनीष को उसे 40,000 रुपए देने थे। मतलब ये है कि मनीष और मुग्धा दोनों को ही पैसों की जरूरत थी। राइट सर। लेकिन उनके फोन की लास्ट लोकेशन के मुताबिक दोनों ही मौका वारदात पर मौजूद नहीं थे। एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली है, शादी के बाद नंदा ने खुद को जलाने की भी कोशिश की थी। कई महीनों तक उसका साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट चला था। एक काम करो, उस साइकियाट्रिस्ट का नाम और पता निकालो जिसके पास नंदा का ट्रीटमेंट चल रहा था। यस सर। हाँ सर, मैं ही नंदा की काउंसलिंग कर रही थी, पर इलाज पूरा नहीं हुआ था। नंदा को आखिर प्रॉब्लम क्या थी? एक्चुअली सर, उसका मानना था कि बचपन से उसके साथ बहुत अन्याय हुआ है, और वो हमेशा उस अन्याय का बदला लेने के बारे में सोचती रहती थी। मुझे अच्छी तरह से याद है, जब वो अपनी शादी का कार्ड मुझे देने आई थी तो कह रही थी कि देखो फिर मेरे साथ अन्याय होने जा रहा है, लेकिन इस बार मैं किसी को छोड़ूंगी नहीं। इसका मतलब मनोरमा ने नंदा के बारे में जो कुछ भी कहा था वो गलत नहीं था। साहब, वो मेरे पोते की बीवी है ना नंदा, वो मुझे मारना चाहती है। साहब, इसको पकड़ लो, इसने मेरा सर फोड़ा है, ये मेरी जान लेना चाहती है, इसको छोड़ना नहीं। मनोरमा ही प्रधान फैमिली में सबसे कमजोर और बदनाम मेंबर थी, इसीलिए नंदा ने उन्हें अपना शिकार बनाया। सर, मुझे लगता है हमें नंदा से अपने तरीके से पूछताछ करनी चाहिए। मनोरमा जी के बॉडी पे भी जो निशान थे वो नंदा ने ही करे होंगे। हेलो, क्या? हम अभी पहुंच रहे हैं। सर, बॉडी पे कोई चोट के निशान नहीं है, ना ही कोई स्ट्रगल के निशान है। हो सकता है नेचुरल डेथ हो, हार्ट अटैक आया हो। ये तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। घर वालों से कहो जरा कमरा और अलमारी अच्छी तरह से चेक करें, कोई कीमती सामान गायब हुआ है क्या? यस सर।
सर, आई के संदूक से 10 लाख रुपए मिले थे। वो हमने अपनी कबर्ड में रखे थे, पर अभी वो गायब है। जब ये हादसा हुआ उस वक्त आप कहाँ थे? ऑफिस में था सर, एक अर्जेंट मीटिंग थी। और आप सब लोग कहाँ थे? मैं अपनी डांस क्लास में। सर मैं अपनी क्लास में था। सर आज मेरी प्रेजेंटेशन थी, इसलिए सुबह ऑफिस जल्दी निकल गया था। तुम्हारी वाइफ नंदा वो कहाँ है? वो नहीं दिखाई दे रही। सर नंदा मैके गई हुई है। मैंने फ़ोन किया लेकिन लग नहीं रहा है। मैसेज ड्रॉप किया है, पढ़ते ही आ जाएगी। मनोरमा के कत्ल की पहेली सुलझी नहीं थी कि कालिंदी का भी कत्ल हो गया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह साफ हो गया था कि कालिंदी की मौत दम घुटने की वजह से हुई थी। एक बार फिर पूरा प्रधान परिवार शक के दायरे में था। नंदा का नाम संदिग्धों की लिस्ट में सबसे ऊपर था। पुलिस तहकीकात के दौरान जब नंदा के मायके पहुंची तो पता चला कि नंदा वहां से भी नदारत है, और नंदा के अलावा प्रधान परिवार से जुड़ा एक और व्यक्ति गायब था। सर, प्रधान फैमिली के भागे हुए दोनों मेंबर्स के कॉल रिकॉर्ड्स और मोबाइल लोकेशंस आ गई है। सर, लोकेशंस के मुताबिक जब मनोरमा जी का कत्ल हुआ तब नंदा का मोबाइल लोकेशन स्टार मॉल ही है, लेकिन उस दूसरे शख्स का मोबाइल लोकेशन 11:30 बजे प्रधान फैमिली का घर दिखाई दे रहा है। अभी दोनों के मोबाइल की लोकेशन क्या है? नंदा का मोबाइल तो ऑफ है, लेकिन उस दूसरे शख्स का मोबाइल लोकेशन नासिक की तरफ बढ़ रहा है। सर, नंदा और वो ड्राइवर आकाश सोनावड़े को अरेस्ट किया गया है और उनके पास से गहने और 10 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। अब सच सच बता। बताता हूँ साहब, मेरा और नंदा का चक्कर चल रहा था साहब। प्रणव भाऊ को ऑफिस में छोड़ने के बाद मैं और नंदा मॉल गए थे साहब। वहाँ वो बोले कि घर में कोई नहीं है, तो मौके का फायदा उठाते, इसलिए हम सीधा घर गए साहब। चलो था नहीं ना कोई घर में? पक्का सिर्फ हम दोनों हैं। क्या हुआ, तुम डर क्यों रहे हो? आकाश, कहाँ ना कोई नहीं है। मुक्ता क्लासेस गई है और बाबा ऑफिस, और वो खूबसूरत बुढ़िया अंदर गई है। तो हम दोनों अकेले हैं। घर के रजिस्ट्रेशन और पॉलिसी के पेपर क्यों गायब किए तुम दोनों ने? नंदा ने बोला ऐसा करने को, ताकि पुलिस का शक ससुर पे जाएगा और हम बच जाएंगे साथ। तुम दोनों अगर साथ में घर आए थे तो तुम्हारा मोबाइल लोकेशन मॉल कैसे दिखा रहा था? वो मैंने मोबाइल रिपेयर करवाने दिया था, इसीलिए फ़ोन का लोकेशन मॉल में दिखा रहा था। हम तुम्हारे साइकियाट्रिस्ट से भी मिले थे। हमें पता चला है कि तुम्हें लोगों को टॉर्चर करने में बहुत मजा आता है, और इसी मजे के लिए तुमने मनोरमा जी को एक बार नहीं बल्कि कई बार चोट पहुंचाई थी। हाँ, मैंने मारा। बदला तो मुझे पूरे परिवार से लेना था। बुढ़िया तो शुरुआत थी बदले की। अपने इसी मजे के लिए तुमने कालिंदी की भी जान ले ली। साहब, हम दोनों में से किसी ने मेम साहब का खुद नहीं किया साहब। तुम दोनों ने अगर कालिंदी जी को नहीं मारा तो फिर कालिंदी को मारा किसने? सर, एक इन्फॉर्मेशन मिली है। पहचानती हो क्या ये? किस चीज की रसीद है ये? पोर्टफोलियो बनवाने के लिए रोज अपने घर से चोरी करके 500-1000 रुपए जमा करती थी तुम। इसका मतलब हमारी जेब से जो 500 और 1000 रुपए जा रहे थे वो तुमने चुराए? सिर्फ वही नहीं, कल तो इन्होंने अपनी पोर्टफोलियो फीस जमा कराने के लिए 30,000 रुपए जमा कराए। कहां से आए वो पैसे? मुक्ता, क्या बोल रहे हैं? अच्छे से प्यार से पूछ रहे, बता दो, वरना हमें और भी तरीके आते हैं। बोलो, कहां से आए इतने पैसे? वो पैसे मुझे किसी ने दिए थे। किसने दिए थे? सर, वो मैंने ना सर मुक्ता को चोरी करते हुए पकड़ लिया था सर। ये क्या कर रही है तू? बाबा के पैसे चोरी कर रही है? भाई, किसी को बताना मत। मुझे पोर्टफोलियो के लिए पैसे चाहिए थे। तुझे पैसे चाहिए? इसे रख दे और मेरे साथ चल, मैं देता हूँ। आ जा।
सर आज ही के खून के बाद मैं काफ़ी डर गया था सर। आज ही से 30,000 रुपये मैंने ही छीने थे। चल चल। मुझे इस बात का डर था कहीं इस चोरी के चक्कर में मैं ना पकड़ा जाऊं। छुटकारा पाने के लिए सर मैंने मुग्धा को दे दिए थे, लेकिन आई ने ये ले और भर दे अपनी फीस। पूरे 30,000 है, बन जा मॉडल। 30,000? थैंक यू भाई, तो दुनिया का सबसे अच्छा भाई है। मानती है ना? थैंक यू सो मच। ये वही 30,000 रुपए ना सासूबाई के जो मंदिर में तुमने छीने थे? नहीं आई। सच बोलना। अब मुझे समझ में आ रहा है कि सासूबाई ने किसी के सामने मुंह क्यों नहीं खोला, लेकिन मैं चुप नहीं बैठने वाली हूँ। मैं सबको बोलने वाली हूँ कि मेरा बेटा तो नालायक था ही, अब तो चोर भी बन गया। अरे नहीं आई, प्लीज किसी को चुप। नहीं आई, मेरी बात तो सुन। आई ये मेरी बात सुन ले। आई ऐसा मत कर, मेरी बात सुन ले। आई मेरा फोन। ए चुप बस, कब बस एकदम। आई मेरा फोन किधर गया? आई मेरी बात सुन ले। आई मेरा फोन। आई सर मैं आई को मारना नहीं चाहता था, गलती से कुछ समझ नहीं आया सर, काफी डर गया था सर मैं। अगर अपने डर की बजाय अपनी आई को समझाने की कोशिश की होती तो आज तुम्हारी आई जिंदा होती। इंसान अपनी वाजिब और गैर वाजिब हसरतों को पूरा करने में इतना दूर निकल जाता है कि उसके अपने कहीं पीछे छूट जाते हैं। ड्राइवर आकाश सोनावने को मनोरमा के कत्ल और चोरी में साथ देने के लिए, नंदा को चोरी और मनोरमा को यातनाएं देने के लिए और मनीष को चोरी और कालिंदी के कत्ल के लिए आईपीसी की अलग अलग धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया। जिंदगी में किसी चीज को पाने की इच्छा रखना गलत नहीं है, गलत है उसे पाने के लिए गलत रास्ते का चुनाव। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। कहते हैं कि बच्चे गीली मिट्टी की तरह होते हैं। जिस तरह एक कुम्हार गीली मिट्टी को रूप देता है, उसी तरह से सही परवरिश बच्चे के भविष्य का निर्माण करती है। लेकिन कच्ची मिट्टी से बने हुए बर्तन बिना आग में तपे किसी काम के नहीं होते। तो क्या ठीक वैसे ही एक अच्छी और सही परवरिश को भी किसी अग्नि परीक्षा से गुजरने की जरूरत पड़ सकती है। सर हमारा बच्चा कहाँ है? सर अभी तक उसका पता क्यों नहीं चला? देखिए हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि ना तो अब तक सुजीत का कुछ अता पता है और ना ही आप लोगों को अभी तक किसी ने रैंसम के लिए कॉल किया। लेकिन आप भी अपने आसपास के लोगों पर गौर कीजिए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बच्चों की किडनैपिंग में नजदीक के लोग ही शामिल होते हैं। आपको शक है किसी पे? नहीं सर। आप लोग अलर्ट रहिए, जैसे ही कुछ पता चलेगा हम इन्फॉर्म करेंगे। जी सर। क्या हुआ? वो जो पुलिस वालों ने कहा उसके बारे में सोच रहा था। क्या आपको लगता है कि हमारे बेटे की कोई किडनैपिंग कर सकता है? हाँ। किस पे शक है आपको? साहब हमने फोन किया था आपको सर। मैं यहीं पे था, यहीं प्लास्ट पड़ा था। सामने से हटिए। चेक करो आकाश। ये साहब यहीं बाजू में चाय की दुकान है हमारा। सर बच्चे के कपड़ों में तो कुछ नहीं मिला। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और पूरे एरिया को अच्छे से स्कैन करो। सर तुम उधर जाओ। नहीं सर, ये हमारा बच्चा नहीं है सर। अगर ये बच्चा सुजीत नहीं है तो है कौन? मुंबई से लगे मीरा रोड इलाके में रहने वाले सुशांत सिंह और माधुरी सिंह का 8 साल का बच्चा सुजीत अपने घर से लापता था और अगले दिन मीरा रोड से ही पुलिस को मिलती है एक और बच्चे की लाश। आखिर कहां था सुजीत और वो बच्चा कौन था जिसकी लाश पुलिस को मिली थी? सुजीत के लापता होने के पीछे क्या राज था? क्या किसी ने सुजीत को अगवा किया था? और अगर उसे किसी ने अगवा किया था तो अपहरण करने वाले का मकसद क्या था? क्यों वो अब तक चुप बैठा था?
ऐसे कई सवाल थे जिनका जवाब मिलना अभी बाकी था। क्या बोला पुलिस वालों ने? कहाँ सुजीत? वो बोले कि सुजीत का अभी भी कुछ पता नहीं चला, और वो जो लाश उन्हें मिली थी वो किसी और बच्चे की थी। देखा भैया, अरे मैं तो पहले ही कहा था कुछ नहीं होगा सुजीत को। आप टेंशन ले रहे थे, जल्दी आ जाएगा वो। तुझे कैसे मालूम कि उसे कुछ नहीं होगा? जब से मेरा बच्चा गायब हुआ मैंने तेरे चेहरे पर कोई टेंशन ही नहीं देखी। अरे कैसी बातें कर रहे हो भैया? मुझे अपने भतीजे की टेंशन नहीं होगी तो किसको होगी? बता सुजीत कहाँ है? बता ना यार। ये क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हो? अरे चुप रहिए बाबा। पापा कुछ बोलते क्यों नहीं? हेलो हेलो पापा। सुजीत, सुजीत कहाँ है बेटा तू? पापा आपने मुझे वो गेमिंग बॉक्स नहीं दिलाया ना, मैं खूब रोया, लेकिन आपने मुझे वो गेमिंग बॉक्स नहीं दिलाया। जैसे मैं रोया वैसे ही आप रोना। सुजीत देख बेटा मेरी बात सुन। हेलो हेलो सुजीत, सुजीत अरे एक मिनट। इंस्पेक्टर कदम, मैं सुशांत बोल रहा हूँ सर। ठीक है सर, उस नंबर का एग्जैक्ट लोकेशन ट्रेस हो गया। पालघर के एक लोकल पीसीओ का नंबर है। कहाँ चला गया था तू? बेटा ऐसे घर छोड़कर नहीं जाते। ले बेटा पानी पी ले। मम्मी वो मेरा गेमिंग बॉक्स। ये ले बेटा तेरा गेमिंग बॉक्स, पहले से ही लाके रखा था। दादी ये देखो मेरा गेमिंग बॉक्स। आ जाओ जी। सर इस बच्चे की लाश जो मैं मार्केट के पीछे कूड़े वाले एरिया में मिली थी, इसका पता चल गया। सर लाश मिलने के 3 दिन ही पहले यानी कि 17 नवंबर की शाम को बच्चा गायब हुआ था, जिसके बाद 20 नवंबर की सुबह हमें इसकी लाश मिली। सर इस बच्चे की मिसिंग कंप्लेंट कांदरपाड़ा थाने में दर्ज हुई थी। मैंने इसके परिवार वालों को यहाँ पर बुलाया था, उन्होंने बॉडी की शिनाख्त कर ली है। बच्चे के अगेंस्ट फैमिली को कोई रैंसम कॉल आया? नहीं सर, कांदरपाड़ा पुलिस को लग रहा था कि यह सब दुश्मनी में किया गया, लेकिन इस एंगल में भी उन्हें कोई सबूत नहीं मिला। आकाश मुझे लगता है कि इस बच्चे की किडनैपिंग रैंसम के लिए ही की गई थी। इससे पहले कि किडनैपर कुछ देख समझ के कॉल कर पाता, उसके हाथों बच्चे का खून हो गया और उसने बच्चे की लाश को वहीं ठिकाने लगा दिया जहां से हमको इसकी बॉडी मिली थी। हो सकता है किडनैपर मीरा रोड, दहीसर या उसके आसपास के एरिया का रहने वाला होगा, क्योंकि यह बच्चा दहीसर में रहता था और 17 तारीख से गायब है। कांदरपाड़ा पुलिस से इस केस की एक कॉपी मंगवाओ। दीदी इस गेम के लिए 2 प्लेयर चाहिए, चलो ना खेलते हैं। मुझे नहीं खेलना। निनाद हुआ? 5 मिनट बस, 5 मिनट हो जाए। चलो ना दीदी खेलते हैं। मैंने बोला ना मुझे नहीं खेलना है। खेल लेना 10 मिनट। मैंने बोला ना मुझे नहीं खेलना है। आदिति, आदिति इतना गुस्सा किस बात का है तुझे? हाँ 6 महीने से बोल रही हूँ लैपटॉप खराब हो चुका है, नया दिला दो, पर आप लोगों को तो मेरी परवाह ही नहीं है ना। तुझे बोला था ना पैसे आते ही दिला देंगे। सुजीत को पिछले महीने 10,000 की साइकिल और इस महीने 40,000 की गेमिंग सेट, कहाँ से आया वो पैसे? तू हर बार उससे कंपेयर क्यों करती है खुद को? बच्चा है वो, अभी बच्चा है वो। मुझे लगता है मैं भी उसकी तरह बचपना दिखाऊं। घर छोड़ के जाती हूँ मैं, तब शायद आप लोगों को होश आ जाएगा। करण आओ। खुद के बेटे को तो इतना सर पे चढ़ा के रखा है कि क्या बताऊं, और शक किया तो मेरे मनीष पे आके। अरे तू इतना गुस्सा काहे को करती रही अंजलि? बोल तो उसको किडनैप कर लेते हैं, उसका काम भी सही हो जाएगा और अपने पास कुछ पैसे भी आ जाएंगे। क्या बोलती है? वाह, इस घर की चाय पीकर इसी घर की थाली में थूको। पापा वो करण मजाक कर रहा था। मजाक कब सच में बदल जाए कुछ पता नहीं चलता है। चाय खत्म हो जाए ना तो सीधे अपने घर चले जाना।
चलो ना खेलते हैं। दीदी चलो ना। मुझे नहीं खेलना है। मेरा बस चले ना मैं तेरा एक गेम ही चला दूं। हाथ लगा कर तो दिखाओ, फिर देखो क्या करता हूँ। धमकी दे रही है। लेकिन हमें पूरा यकीन है कि आपके बेटे की किडनैपिंग हुई थी। लेकिन सर ऐसा कौन करेगा? यही तो हम आपसे जानना चाहते हैं। हो सकता है किडनैपर आपका ही कोई नजदीकी हो। अच्छा भानु जी, रिसेंटली आपको कुछ संदेहजनक लगा? मतलब कुछ अजीब सा, कोई औरत या आदमी जो आपको इन दिनों कुछ ज्यादा ही नजर आ रहे हो? सर मेरी दुकान पे रोज 100 लोग आते हैं। आप अपनी दुकान और वर्कशॉप की पिछले 2 हफ्ते की सीसीटीवी फुटेज हमें दे दीजिए। कौन है? तो फिर से कहानियां बनाने लगा। सुजीत तू कब सुधरेगा? दादू मैं कहानी नहीं बना रहा हूँ, वहाँ सच में एक आदमी है। आदमी नहीं, राक्षस आएगा अब और तुझे खा जाएगा। चल जाओ, चुपचाप जाकर अपना होमवर्क करो। और सुनो, ये बकवास किसी और के सामने मत करना, ठीक है? जाओ। अरे वाह पापा, ये तो एकदम सुधर गया। आपने एक बार में बोल दिया होमवर्क करने चले जाओ और ये चला भी गया। इससे जल्दी भी आ गया नहीं घर आज। ये अदिति आई क्या? अभी तक तो नहीं आई, आ जाएगी। बहू एक कप चाय बना दो। हाँ पापा। तुम लोग बाहर क्यों खड़े हो? क्या हुआ? क्या हुआ? सुशांत, अदिति घर नहीं आई अभी तक। अरे गई होगी कहीं, आ जाएगी, इतनी टेंशन क्यों ले रही? सुशांत, वो 4 घंटे से घर नहीं आई है अभी तक। आज तक इतनी देर वो कभी बाहर नहीं रही है। सुशांत, अदिति को आसपास के इलाके में सभी जगह देखा, वो मुझे कहीं नहीं दिखी। वो कहाँ है? सुजीत कहाँ है? वो कमरे में पढ़ाई कर रहा है। चलो मैं अदिति को ढूंढने जाता हूँ, तुम लोग यहीं रुको। अपना फोन अपने पास ही रखना, अदिति के मिलते ही फोन करूंगा। कहीं ऐसा तो नहीं जिस तरह पिछली बार सुजीत गेमिंग बॉक्स के लिए घर छोड़कर चला गया था, इस बार अदिति ने भी सेम तरीके का इस्तेमाल किया? इन दिनों कुछ ऐसा था जिसके लिए अदिति डिमांड कर रही हो? सर एक नया लैपटॉप तो चाहिए था उसे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इस वजह से घर छोड़ के जा सकती है। सर छोटी बच्ची है, रात का वक्त है, बहुत टेंशन हो रही है सर, प्लीज जल्दी कुछ कीजिए। ठीक है, आप अदिति का नंबर हमें दे दीजिए। सबसे पहले हमें उसकी लास्ट लोकेशन ट्रेस करनी होगी। सर लेकिन वो तो अपना फोन घर पे छोड़ के गई है, उस समय उसका फोन चार्ज पे था। एक काम कीजिए, आप उसका नंबर लिखवा दीजिए और उसकी एक फोटो हमें भिजवा दीजिए। जी सर, मेरे पास मोबाइल पर उसकी कुछ फोटोज हैं सर, ये देखिए सर। सर मैंने हर जगह अच्छे से सर्च किया, अदिति के घर के आसपास के एरिया में भी, लेकिन अदिति का कहीं भी कुछ भी पता नहीं चला। और सर जब से ये अदिति गायब हुई है तब से उसकी किसी से कोई बात भी नहीं हुई है। अदिति के कॉल रिकॉर्ड चेक किए? हाँ सर, मैंने उसके कॉल रिकॉर्ड चेक किया, लेकिन कुछ भी डाउटफुल नहीं मिला। कहीं अदिति ने अपने भाई सुजीत को देखकर सच में कोई बड़ा कदम तो नहीं उठा लिया? अदिति अपनी मर्जी से कहीं चली गई या फिर इसे किडनैप कर लिया गया? आकाश, हो सकता है इस सब में अदिति ने अपने दोस्तों की मदद ली हो। इसके करीबी दोस्तों के घर में एक बार सर्च करते हैं। सर मेरी तो अदिति से 2 दिन पहले ही बात हुई थी, उसके बाद कुछ बात नहीं हुई। मैंने उसे मैसेज भी किया था पर उसने कोई रिप्लाई नहीं किया। पक्का तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी दोस्त अदिति कहाँ है? मुझे सच्ची नहीं पता कि अदिति कहाँ है, पर आप एक बार विशाल से पूछ लीजिए, शायद उसे कुछ पता हो। वो और अदिति बहुत अच्छे फ्रेंड्स है। नहीं सर, मुझे नहीं पता कि अदिति कहाँ है। अगर मुझे पता होता तो मैं आपको बता देता। आखिर अदिति गई कहाँ? अगर ये अपनी मर्जी से कहीं गई है तो सेफ जगह पे गई होगी। ऐसा करते हैं कि एक बार। हेलो, इंस्पेक्टर सत्यजीत कदम स्पीकिंग। क्या? ठीक है, हम अभी वहां थे। ये कॉल आपको कितने बजे आया था? करीब 2 बजे के आसपास आया होगा सर। सर मैं और माधुरी अदिति को ढूंढने घर से निकलने ही वाले थे कि मेरा फोन बजा। चलो जल्दी आओ। 1 मिनट। हेलो सुशांत सिंह, सुना है बड़ा पैसा है तेरे पास? कौन है? कौन बोल रहा है? तेरा शुभचिंतक रे,
तेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रख रहा हूँ। चाहिए तो मिलके पूछ लेना, लेकिन मिलने के लिए एक छोटी सी शर्त है। क्या चाहिए? ज्यादा नहीं, बस 5 लाख मांगूंगा। 5 लाख ला और एक्सचेंज ऑफर में अपनी बेटी को ले जा। ये देखिए सर, ये इस नंबर से आया था सर। आकाश, इस नंबर को ट्रेस करो फौरन। सर। अच्छा, जिसने भी ये कॉल किया था उसकी आवाज आपको जानी पहचानी लगी? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं लगा। क्या हुआ? इन पेपर्स में क्या ढूंढ रहे हैं? कुछ नहीं, बस पुराना कुछ हिसाब किताब बचा हुआ था, वही ढूंढने की कोशिश कर रहा था। हिसाब? तुमने कौन से किसी को लाखों रुपए उधार दिए हैं जो उसका हिसाब लेके बैठ गए? और वो 2 लाख रुपए कब दोगे मुझे? जल्दी ही दे दूंगा, कोशिश कर रहा हूँ। मनीष, मुझे पता होता ना कि तुम इतने बड़े भिखारी हो तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती। अंजलि यार, मैं बोल रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम दे दो। देखो मनीष, अगर तुमसे नहीं होता है ना तो तुम मुझे बता दो, मैं अपना इंतजाम खुद कर लूंगी। अंजलि, 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 जिस नंबर से सुशांत को रैंसम का कॉल आया था उस नंबर को हमने ट्रेस करने की पूरी कोशिश की, लेकिन ट्रेस नहीं हो पाया। हमने आईटी सेल के एक्सपर्ट को भी कॉल किया, लेकिन कोई क्लू नहीं मिला। सर, हो सकता है कॉल करने वाला कोई इंटरनेट एक्सपर्ट हो। उसने कॉल तो इंटरनेट से किया, लेकिन अनट्रेसेबल रहने के लिए उसने कोई ऐसे सॉफ्टवेयर का सहारा लिया जिससे वो अपनी आइडेंटिफिकेशन आसानी से छुपा सकता है, जिसकी वजह से अगर हम इस कॉल को ट्रेस भी करेंगे तो हमारे हाथों सिर्फ और सिर्फ हजारों और लाखों आईपी एड्रेस लगेंगे। आकाश, मुजरिम कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो एक ना एक क्लू तो छोड़ ही देता है। पर सर, ये किडनैपर हमारे लिए कौन सा क्लू छोड़ गया? इस केस में भी तो इसने क्लियर कर ही दिया है कि ये बहुत ही टेक्नोलॉजिकल बंदा है, जिसे इंटरनेट कंप्यूटर के बारे में डीप नॉलेज हासिल। पुलिस को शुरुआत में यह लगा कि अदिति अपने भाई सुजीत की ही तरह घर से भागकर कहीं छुपी हुई है और ऐसा करके वो अपनी बात मनवाना चाहती है। लेकिन फिरौती की रकम के लिए आए इस फोन कॉल ने इन्वेस्टिगेशन की दिशा ही बदल दी। अब ये केस एक किडनैपिंग का केस बन चुका था। क्या वाकई में अदिति किडनैप हुई थी या फिर ये महज एक गलत परवरिश का नतीजा था? आखिर अदिति घर लौटकर क्यों नहीं आई थी? कहां थी वो इस वक्त? और सुजीत जिस किडनैपर के चंगुल से बचकर निकला था वो कौन था? क्या अदिति, सुजीत और तुषार्थ के बीच कोई कॉमन कड़ी थी? देखिए, जिसने भी अदिति को किडनैप किया वो एक टेक्निकल बैकग्राउंड का है। कंप्यूटर, इंटरनेट, इन सब चीजों से कैसे खेलते हैं वो अच्छी तरीके जानता है। और हाँ, जो रैंसम कॉल आपको आया था वो भी इंटरनेट के थ्रू किया गया था। अच्छा, आपकी नजर में या आसपास में ऐसा कोई है जो रैंसम के लिए इस लेवल की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकता हो? मेरी नजर में तो नहीं है सर कोई। हाँ, एक लड़का है जो कभी कभी हमारे घर आता है। वो अदिति का कंप्यूटर रिपेयर करने आता है। निनाद नाम है उसका। कहाँ रहता है निनाद? जी कहिए। निनाद आपका बेटा है? जी हाँ। बुलाइए उसे, मिलना है हमें। बात क्या है? क्या हुआ? निनाद? जी मैं ही निनाद। हमें तुम्हारा कंप्यूटर चेक करना है। जी जी चलिए। पासवर्ड डालिए। ये क्या है? वो ले चलो सर। सर सर मेरी बात सर लेकिन निनाद, तुम्हारी उम्र बहुत कम है, भलाई इसी में है कि सब कुछ सच सच बता दो। बोलो, अदिति कहाँ है? सर मुझे नहीं पता, मैंने अदिति की किडनैपिंग नहीं की सर मैंने तो बस कॉल किया। सुशांत सिंह, सुना है बड़ा पैसा है तेरे पास? कौन बोल रहा है? तेरा शुभचिंतक रे। क्यों किया था कॉल? सर मुझे पता चल गया था कि अदिति के घर में बहुत सारा कैश है। हाँ ठीक हो गया सब कुछ, देख लो अदिति। क्या हुआ? यार मैं कब तक इस खटारे को ऐसे बनवा के चलाती रहूंगी? क्या? और पापा को तो मेरी पड़ी नहीं है। ऐसा नहीं है अदिति, हो सकता है अभी उनके पास इस वक्त पैसा कम हो। मेरे पापा के पास बहुत पैसे हैं। सुजीत को ही देख लो,
जो चीज काम की नहीं है फिर भी वो उससे मिल जाती है। तुझे पता है सुजीत गेमिंग बॉक्स के लिए घर से भाग गया था, तो पापा को लगा कि उसे किसी ने किडनैप कर लिया। लाखों रुपए कैश में घर पे लेकर आए थे वो। लगता है मुझे अपनी बात मनवाने के लिए सुजीत का ही रास्ता अपनाना होगा। फिर जब सर अदिति गायब हुई तो मुझे लगा कि खुद से गायब हुई ताकि उसे नया लैपटॉप मिल सके। सर मैंने सोचा वो आ जाए, इससे पहले मैं इन सब के बीच पैसे कमा लेता हूँ। पैसे कमाने थे? किस चीज के लिए? सर मुझे नया फोन चाहिए था, जिसके लिए मुझे 70,000 रुपये चाहिए थे सर। इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया और ब्लैकमेलिंग का कॉल किया उसके पापा के पास। सर आई शपथ सर, मैंने अदिति का किडनैपिंग नहीं किया सर। मुझे नहीं पता अदिति कहाँ है। सर इस अदिति का किडनैपिंग नहीं किया है, कॉल करके गलती किया सर, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए सर, माफ कर। इन्हें बाहर लेके बताओ। आकाश, अगर ये सच बोल रहा है तो अदिति को किसने किडनैप किया? सुन बे सियाणे, 10 लाख के कड़क कड़क नोट तैयार रखा, और हाँ ज्यादा शानपत्ती करने की कोशिश की ना तो नोट के बदले बच्चे के टुकड़े मिलेंगे तुझे। हेलो हेलो, कौन बोल? हेलो। जहां इस केस में अदिति का अब तक कुछ पता नहीं चला था, वहीं अदिति की फिरौती के लिए सुशांत को अब तक 2 फोन कॉल्स आ चुके थे। पहला कॉलर था निनाद, जो इस वक्त पुलिस की हिरासत में था। तो क्या ये दूसरा कॉलर असली किडनैपर था, या फिर ये भी निनाद की तरह मौके का फायदा उठाने वालों में से था? फिरौती की रकम अब दुगनी हो चुकी थी। क्या अदिति इन सारी बातों से अनजान थी, या फिर वाकई में उसकी जान को खतरा था? कहां थी अदिति, और उसे किसने और क्यों अगवा किया था? सर उसने 10 लाख की डिमांड की है और इस नंबर से कॉल आया सर। ये देखिए। दिखाइए। सर मेरी बेटी को कुछ होगा तो नहीं? वो घर लौट आएगी ना? अब बेफिक्र रहिए, हम बहुत जल्द आपकी बेटी और उस किडनैपर को ढूंढ निकालेंगे। थैंक यू सर। चलिए। थैंक यू। आकाश, फौरन इस नंबर को ट्रेस करो। सर। हेलो सर, अभी सुशांत ने जो नंबर दिया था उसका पता चल गया है। देसर के एक लोकल पीसीओ का नंबर है। फौरन इस पीसीओ के मालिक से मिलते हैं। सर। सर दिन भर में 100 से ज्यादा कस्टमर्स आते रहते हैं, हम किस को याद करते रहेंगे? आकाश, पिछले 10 दिनों में ये तीसरा मामला है कि किसी बच्चे के गायब होने की खबर आ रही। सुजीत अपनी मर्जी से गया था और उसे हमने ढूंढ निकाला, और अब अदिति मिसिंग है। क्या सुशांत और अदिति के केसेस में कोई सिमिलरिटीज हैं? क्या कहीं से भी ये दोनों केसेस इंटरलिंक्ड हो सकते हैं? सर मुझे भी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज लगती है, क्योंकि जिस एरिया से सुशांत को रैंसम का वो दूसरा कॉल आया था, वो एरिया भी कांदरपाड़ा ही है। सेम एरिया जहां पर भानु की ज्वेलरी शॉप है। वैसे तो ये एंगल तुक्के वाला है, पर हो सकता है कि ये तुक्का सही निशाने पर जा लगे। आकाश, भानु और सुशांत दोनों की फैमिलीज को क्रॉस चेक करो। हो सकता है कि दोनों फैमिलीज में कोई ऐसा लिंक मिले जहां से इन दोनों फैमिलीज के रास्ते एक दूसरे से होके गुजरते हैं। दीदी पता नहीं क्यों पर मुझे ऐसा लगता है कि इन सब के पीछे उस निनाद का हाथ नहीं है। मुझे लगता है कि मामला कुछ और है, कोई और है जो ये सब कर रहा है। आज का टाइम किसी पे भरोसे करने लायक नहीं है। कौन सी बात अपने पास के लोगों को दूर कर दे, कोई नहीं जानता है। आप कहना क्या चाहती हैं? साफ साफ कहिए। समझदार को इशारा काफी होता है अंजलि, और मुझे लगता है कि तुम समझदार हो। तो आप कहना चाहती हैं कि अदिति के किडनैप होने के पीछे हमारा हाथ है ना? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर मेरी बेटी का एक भी बाल बांका हुआ ना, तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। पिछली बार भी सुशांत भाई ने बिना कुछ सोचे समझे मनीष पे उल्टे पुल्टे इल्जाम लगा दिए थे, लेकिन इस बार कोई भी इल्जाम लगाने से पहले सोच लीजिए आप। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम लोगों को बस तू मैं सोच रही है। लड़की अभी तक घर नहीं आई है, पता नहीं वो कहां होगी, किस हाल में होगी। सर, मैंने हर एंगल को अच्छी तरीके से क्रॉस चेक किया। एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। सुशांत के पिता भानु की ज्वेलरी शॉप और अदिति के चाचा मनीष का ऑफिस कांदरपाड़ा के एक ही बिल्डिंग में है, और जिस पीछे से सुशांत को रैंसम का वो दूसरा कॉल आया था, वो भी कांदरपाड़ा में ही। इसका मतलब साफ है आकाश, जिस कड़ी की हमें इतने वक्त से तलाश थी, अब वो हमारे हाथ लग चुकी है। इन दोनों केसेस में 2 चीजें कॉमन है, कांदरपाड़ा और मनीष। इस मनीष को उठाने से पहले इसके खिलाफ सबूत पुख्ता कर लेते हैं। सर साहब, सुशांत और मनीष में बनती कहाँ है?
दोनों भाइयों में 36 का आंकड़ा है। सर कई बार सुना है, दोनों भाइयों की आपस में बनती नहीं थी। सुशांत सर के मुकाबले मनीष सर की कमाई बहुत ही कम थी। सर वो सुशांत है ना, मनीष को हमेशा ताने मारता था। मैंने खुद देखा है उस दिन बर्थडे पार्टी में। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू थैंक यू। हैप्पी बर्थडे। चाचू चाचू मेरा बर्थडे प्रेजेंट कहाँ है? अरे आपका बर्थडे प्रेजेंट उधार रहा। बेटा ये उधार तो पिछले 5 साल से चल रहा है, इसमें नया क्या है? कोई बात नहीं बेटा, आपका चाचू कंगला है पापा ने। बाहर जाके देखो आपके लिए क्या आया। भैया कम से कम बच्चों के सामने तो बेइज्जती मत किया। क्यों, शर्म आ रही है? जेब में फूटी कौड़ी नहीं है और बच्चे को सपने दिखा रहा है। चुपचाप ये केक मुंह में ठूस, वहां जाके बैठ जा कोने में। सर ये दोनों भाई रहते तो एक ही छत के नीचे हैं, लेकिन दोनों के स्टेटस में जमीन आसमान का फर्क है। बड़ा भाई सुशांत काफी अच्छा कमाता है, वहीं पे छोटा भाई मनीष महीने की सिर्फ 22,000 रुपए की नौकरी करता है और उसके ऊपर काफी कर्जा भी है। सर एक ही छत के नीचे इतना फर्क? इस मनीष की कुंडली निकालो, कुछ ना कुछ हाथ जरूर लगेगा। सर मैंने मनीष के कॉल रिकॉर्ड और लोकेशन डिटेल्स अच्छी तरीके से चेक की है। एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। वो क्या? वो ज्वेलर्स भानु का बेटा त्रिशांत 17 नवंबर को अपने घर जाते समय गायब हुआ। लेकिन सर गौर करने वाली बात यह है कि 17 नवंबर को जिस जगह से त्रिशांत गायब हुआ था, लगभग उसी समय मनीष का फोन भी उसी एरिया में एक्टिव था। ये देखिए सर। और ये नहीं सर, जिस पीछे से सुशांत को 10 लाख रुपए का वो दूसरा रैंसम कॉल आया था, उस एरिया में भी मनीष का फोन एक्टिव था। केस आईने की तरह साफ है आकाश, ये सब कुछ मनीष का किया धरा है। उठा के लाओ उसे। सर मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं सच कह रहा हूं, मैंने कुछ नहीं किया सर। ए मनीष, सब सच सच उगल दे, अब तू हमसे नहीं बच सकता। तेरा सारा कच्चा चिट्ठा हमें पता चल चुका है। सर मैंने उस ज्वेलर के बच्चे को किडनैपिंग की। क्यों किया था? पैसे के लिए सर मेरे बड़े भैया सुशांत भैया बहुत अच्छा कमाते, किस्मत हमेशा उनका साथ देती और मेरे खिलाफ रहती। फिर मैं एक मामूली सी नौकरी करता हूँ जिसमें 20-22 हजार रुपए मिलते हैं और मुश्किल से मेरा गुजारा हो पाता। सर मेरी बीवी को टीचर की जॉब लगने वाली थी, जिसके लिए उसे 2 लाख रुपए की जरूरत थी और मैं नहीं दे पा रहा था। इस वजह से वो मुझे बहुत ताना मारती थी। भैया ये स्ट्रॉबेरीज कितने के दिए? मैडम 180 रुपए। जी हाँ 180 रुपए। मनीष पैसे दो। गुप्ता जी का फोन आया था, वो कह रहे थे कि 2 लाख रुपए का इंतजाम हुआ या नहीं। तो तुमने क्या कहा? वही जो तुम मुझसे रोज कहते हो कि जल्दी ही हो जाएगा। मनीष देखो, अगर वो 2 लाख रुपए का इंतजाम हो गया ना तो वो नौकरी फिक्स हो जाएगी। हाँ वो तो मिलेगी। मनीष तुम ऐसे मेरी बातों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। देखो या तो तुम मुझे वो 2 लाख रुपए दे दो या फिर मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ के चली जाऊंगी। अंजलि हटो। अंजलि। सर मैं अपने पैसों की तंगी से बहुत परेशान था सर। मैं सोच रहा था कहीं से मुझे ढेर सारे पैसे मिल जाएं जिससे मेरी बीवी ताना मारना छोड़ दे और मेरे पैसे की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए। तभी मेरी नज़र ज्वेलरी शॉप पे पड़ी सर, जो मेरी ऑफिस के बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पे थी। फिर सर मेरी नज़र ज्वेलरी शॉप के मालिक और उसके बच्चे पर पड़ी सर। मैंने देखा उस ज्वेलरी शॉप का मालिक अपने बच्चे से बहुत प्यार करता है, वो रोज उसे 100 रुपए देता है पॉकेट मनी के लिए। मैंने सोचा कि अगर इसका बच्चा किडनैप हो जाए तो इसके लिए 8-10 लाख देना कोई बड़ी बात नहीं। 8-10 दिन फॉलो करने के बाद मैंने देखा सर रोज वो अपने बच्चे को सड़क क्रॉस करा करके एक जगह से अकेला घर जाने के लिए छोड़ देता था। ठीक है, और बहुत साइड से जाना बिल्कुल। हाँ चलो। जहां से उसका बच्चा अकेले घर जाता था और उसके घर जाने के बीच में एक जगह सुनसान पैच पड़ता था। मैंने सोच लिया था सर इस बच्चे को यहीं किडनैप करूंगा। उस दिन भी मैं अपनी पूरी तैयारी के साथ गया। चलो बाय बाय। जैसे ही वो सुनसान जगह आया मैंने उस बच्चे से जाकर कहा, बेटा अरे तेरे पापा बुला रहे, तू यहाँ क्या कर रहा है? चल। अरे पापा की दुकान तो वहाँ पे, यहाँ पे कहाँ लेके जा रहे हो? हाँ लेकिन वो खड़े वहाँ पे ना चॉकलेट लेकर के। फंस तो तू अभी गया है। चंद रुपयों के लिए तूने एक 6 साल के मासूम बच्चे की जान ली।
इतने पर भी जब पैसे नहीं मिले तो अपने ही भाई की बेटी को किडनैप किया, फिरौती के लिए कॉल किया उसे। सर मैंने फिरौती के लिए कॉल जरूर किया था, पर मैंने अदिति की किडनैपिंग नहीं की सर। सर सुजीत के गायब हो जाने के बाद फिरौती के लिए भैया ने घर में लाखों रुपए इंतजाम करके रखे हुए थे। मुझे लगा कि मैं एक कॉल करूंगा और मुझे वो पैसे मिल जाएंगे। मैं लालच में आ गया था सर, इसलिए फिरौती के लिए कॉल की। मैं ज्यादा शान पत्ती करने की कोशिश की ना तो नोट के बदले बच्चे के टुकड़े मिलेंगे तुझे, समझा? चला फोन रख। मुझे लगा कि मेरे एक कॉल करने से वो पैसे मुझे मिल जाएंगे, इसीलिए मैंने फिरौती के लिए कॉल किया सर। कहानी मत बना, बता अदिति कहाँ है? बता अदिति कहाँ है? सर मैं कहानी नहीं बना रहा सर, मुझे सच में नहीं पता अदिति कहाँ है। अगर छुपाना ही होता तो मैं अपने मर्डर की बात छुपाता सर। मैं सच कह रहा हूं, मुझे नहीं पता अदिति कहाँ है सर। आकाश, इतनी जल्दी इसकी बात पे विश्वास करना ठीक नहीं होगा। वैसे एक बात गौर करने वाली है, इसकी बीवी अंजलि को भी पैसे की जरूरत थी। कहीं अंजलि ने तो अदिति को किडनैप नहीं कर लिया? सर अगर ये किडनैपिंग उसने की है तो उसके साथ और कौन होगा? सर मुझे बड़ी शर्म आ रही है कि मनीष मेरा बेटा, पैसे के लिए उसने छोटे से बच्चे की जान ले ली। सर हमें मनीष ने बताया कि अंजलि को पैसों की जरूरत थी। क्या आपको लगता है कि अंजलि पैसों के लिए अदिति को किडनैप कर सकती? सर अंजलि और उसके भाई करण को मैंने बातें करते हुए सुना था। बोल तो उसको किडनैप कर लेते हैं, उसका काम भी सही हो जाएगा और अपने पास कुछ पैसे भी आ जाएंगे। क्या बोलती है? सर अगर ये सब अंजलि ने किया है तो इसमें उसका भाई करण भी शामिल होगा। अदिति कहाँ है? सर मुझे क्या पता कहाँ है। मैं तो अभी तक शॉक्ड हूँ कि मनीष ने किसी 6 साल की बच्ची का मर्डर कर दिया। सुना है मस्ती मजाक में बड़े बड़े प्लान बनाता है तू। बोल, अदिति को किडनैप करने का प्लान कब बनाया? साहब मैंने कोई प्लान वान नहीं बनाया था, और मुझे पता कि आप ऐसा क्यों बोले। वो पापा जी ने आपको सब बताया ना सर। उस दिन तो मैंने बस ऐसे मजाक मजाक में बोल दिया था, ऐसा करने की तो मैं सोच भी नहीं सकता सर। मैं उस पर सिर्फ इसलिए प्रेशर डालती थी क्योंकि मैं चाहती थी वो आगे बढ़े। सर उसकी मामूली सी जॉब से हमारा कुछ नहीं हो रहा था। हाँ मैंने ही उससे कहा था कि वो 2 लाख रुपए का इंतजाम करे। सर उसके उस पैसे से मेरी नौकरी लगने वाली थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि वो किसी बच्ची को किडनैप करके उसका खून कर दे। जब अदिति गायब हुई उस वक्त कहाँ थे तुम? सर घर पे बहुत काम होता है, उस दिन मैं घर से बाहर भी नहीं निकली थी। सर उस दिन मैं अपने जॉब पर था, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। मैं तो छुट्टी भी नहीं लेता सर। सर मैंने क्रॉस चेक किया, दोनों सच बोल रहे हैं। अदिति के लापता होने वाले दिन अंजलि अपने घर में थी और करण अपने ऑफिस में। तो फिर ये मामला है क्या? अदिति मिसिंग केस में अब तक आए 2 रैंसम कॉल दोनों ही झूठे थे। कहीं ऐसा तो नहीं अब तक हम जिस एंगल के लिए काम कर रहे थे ये मामला उस एंगल से जुड़ा हुआ ही ना हो? मतलब सर? मतलब ये हो सकता है कि ये मामला दुश्मनी का हो और किसी ने अदिति को रैंसम के लिए नहीं बल्कि किसी और मकसद के लिए किडनैप किया। और सर ऐसा, एक मिनट सर। हेलो, सब इंस्पेक्टर आकाश महादेव हियर। क्या? श्योर, ठीक है हम आते हैं। सर मीरा रोड के नाले में एक बच्ची की लाश मिली है। क्या? फौरन अदिति के माँ बाप को इन्फॉर्म करो। सर मत रो माँ। जैसे पुलिस अंकल चाचू को लेके गए वैसे पुलिस अंकल मेरे को भी लेकर जाएंगे। नहीं बेटा, तुमको क्यों ले जाएंगे? हाँ, तुमने क्या किया है? तुम तो अभी बहुत छोटे हो। हाँ? बेटा मुझे तुझे एक बात बतानी है। कहिए बाबा। जिस दिन अदिति घर नहीं लौटी थी उसी शाम
सुजीत ने मुझे ये बताने की कोशिश की थी कि किसी ने उसे अगवा करने की कोशिश की थी। दादू मैं कहानी नहीं बना रहा हूँ, वहाँ सच में एक आदमी है। आदमी नहीं, राक्षस आएगा अब और तुझे खा जाएगा। मुझे लगा कि सुजीत कहानी बना रहा है, मैंने उसे चुप करा दी। पापा आपको कम से कम मुझे तो बताना चाहिए था ना। ये बात इंस्पेक्टर कदम को बतानी पड़ेगी कि उसको किसी ने किडनैप करने की कोशिश की थी। बेटा, उस दिन गार्डन में जब वो बुरे वाले अंकल आपको जबरदस्ती ले जाने वाले थे, आपने उन्हें देखा था? कौन है? कौन से बुरे अंकल? वही अंकल बेटा जो आपको जबरदस्ती ले जाना चाहते थे। मुझे तो कोई अंकल ले जाने नहीं वाले थे। बेटा आप शायद भूल रहे हैं, याद करो अभी कुछ दिन पहले की बात है। सेम उसी दिन जिस दिन से आपकी दीदी घर नहीं लौटी है, आपने अपने दादू से बोला भी था। दादू झूठ बोल रहे, मैंने उनको कुछ नहीं कहा था। सुजीत, क्या बच्चे को सच में वो सब याद नहीं, या फिर उसके दादा रामेश्वर ने हमसे झूठ बोला है? आकाश, इस केस के जितने भी सस्पेक्ट्स हैं सबके फोन रिकॉर्ड चेक करो। रामेश्वर के हिसाब से जिस शाम सुजीत पर पार्क में हमला हुआ, उस शाम इनमें से कोई पार्क में मौजूद था या नहीं, ये चेक करो। सर, सच बोल वरना तेरी खाल उधेड़ दूंगा। तेरी कॉल लोकेशन डिटेल के हिसाब से उस शाम तू उसी गार्डन में मौजूद था जहां तूने सुजीत को अगवा करने की कोशिश की थी। सर मैं सच कह रहा हूं सर। सर मैं उस गार्डन में गया जरूर था सुजीत को अगवा करने। सर वो वॉचमैन वहां का देख लिया और वो चिल्लाने लगा, मैं डर से भाग गया सर। सर मैं सच कह रहा हूं, मैंने अदिति को नहीं मारा सर। सच बोल नहीं तो। सर मैं झूठ क्यों बोलूंगा सर? सर एक मर्डर का तो मैंने पहले ही एक्सेप्ट कर लिया सर। अगर अदिति का मर्डर मैंने किया होता तो मैं पहले ही बता देता सर। सर, अदिति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत लंग्स में पानी भरने की वजह से हुई है, लेकिन मरने से पहले उसके सर के पीछे किसी भारी चीज से मारा गया। ये चोट जरूर किसी से हाथापाई करते वक्त उसे लगी होगी। आकाश, कौन है जो इस पे वार कर सकता है? कोई तो होगा अदिति के साथ जिसने ये सब कुछ देखा हो। सर यही वो नाला है जहां पर अदिति की लाश मिली थी। नाला कुछ खास गहरा नहीं है, पर हो सकता है इसमें दलदल हो और अदिति उसमें फंस गई हो। आसपास घर तो हैं लेकिन बहुत दूर हैं, और रात में इस एरिया में अंधेरा होगा और सुनसान भी रहा होगा, इसलिए किसी ने कुछ देखा भी नहीं होगा। और सर वो पार्क जहां पर सुजीत को किडनैप करने की कोशिश की थी, वो भी पास में ही है। सुजीत के पेरेंट्स के अकॉर्डिंग यही वो गार्डन है जहां सुजीत अक्सर खेला करता था, और यहीं से उसे किडनैप करने की कोशिश की गई, जो कि उसका चाचा कबूल कर चुका है कि उसने की थी। लेकिन सुजीत इस बारे में कुछ क्यों नहीं बोल रहा? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि सुजीत पे किडनैपिंग अटेम्प्ट जो यहाँ पर हुआ, इस बात से वो डर गया? अगर डर गया था तो उसने अपने दादा को क्यों बोला, और अब मुकर क्यों रहा? सर गौर करने वाली बात है कि सुजीत की बहन की लाश हमें जहाँ पर मिली, वो यहाँ से उसके घर जाने वाले रास्ते के बीच में पड़ती है। तो सर हो सकता है कि घर जाते वक्त उसने अपनी बहन पे किसी को अटैक करते हुए देखा, और उसे उस वक्त इस बात की सीरियसनेस समझ में नहीं आई। लेकिन अब जब उसकी बहन की लाश मिल गई है तो वो इस बात से और डर गया, और इसलिए हमसे वो सारी बातें छुपा रहा है। अगर ऐसा है तो दोनों ही जगह पर एक चीज कॉमन है, सुजीत। सुजीत, सुजीत बेटा दरवाजा खोलो। क्या हुआ? देखिए दरवाजा अंदर से बंद करके रखा हुआ है, सुजीत खोल ही नहीं रहा है। क्या? सुजीत, सुजीत बेटा, सुजीत खोलो। मैं पीछे का दरवाजा चेक करता हूँ। सुजीत, सुजीत बेटा दरवाजा खोलो। सुजीत, सुजीत, पीछे का दरवाजा भी बंद है। जाओ। सर देखिए इसने अपने आप को लॉक कर लिया सर, खोल नहीं रहा है। बढ़िया। सुजीत बेटा दरवाजा खोलो। सुजीत, पुलिस अंकल है, कुछ नहीं होगा आपको, खोलो। आकाश। सर। क्या हुआ बेटा? किसी ने कुछ कहा आपको?
बताया कुछ बच्चे ने? कैसा है वो? बच्चा बहुत डरा हुआ है। एक्चुअली जिस रात उस पर किडनैपिंग का अटेम्प्ट हुआ था, उस रात जब वो पार्क से घर जा रहा था, तब रास्ते में वो अपनी बहन से टकराया था। तू मेरा पीछा कर रहा है? दीदी, वहाँ पर एक अंकल मेरे को पकड़ने वाले थे। दीदी, फिर से चालू तेरी ये बकवास कहानियां। ऑलरेडी तू उस गेम बॉक्स के लिए किडनैपिंग की कहानी बनाया था, अब ये नई कहानी बना के तू क्या चाहता है? तेरी वजह से मुझे एक लैपटॉप नहीं मिला। मैं कहानी नहीं और एक शब्द बोला ना तो तेरा वो गेमिंग बॉक्स और तेरी साइकिल सब उठा के फेंक दूंगी मैं, समझा? दीदी तुम बहुत बुरे हो। सुजीत, अदिति, हम अपने बच्चों को उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं, उनके सुख दुख का ख्याल रखते हैं, उन्हें अच्छे बुरे की सीख देते हैं, उनके सुरक्षित भविष्य की कामना करते हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही काफी नहीं है। कभी कभी उनकी उंगली को छोड़ना भी चाहिए, उन्हें गिरने देना चाहिए, तभी वो गिरकर संभलना सीख पाएंगे। प्यार के साथ साथ डांट का संतुलन भी बेहद जरूरी है। उनकी मनमानियों को अनदेखा करना भी जरूरी है। सिर्फ अच्छे भविष्य की कामना कभी काम नहीं आती, उन्हें मेहनत की अहमियत समझाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना मेहनत के मिली हुई किसी भी चीज की कोई कीमत नहीं होती। जिस तरह एक किसान बीज बोने से फसल काटने तक पूरे धैर्य और समझदारी से काम लेता है, उसी तरह से हमारे बच्चों का भविष्य हमारी परवरिश पर निर्भर करता है। वो क्या बनेंगे, क्या करेंगे, इससे ज्यादा जरूरी है कि वो कैसे करेंगे और क्यों करेंगे। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।